हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे रोग निदान की, और रोग निदान का अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है आयुर्वेदिक पार्ट। ठीक है। तो मैंने एक पोल भी डाला था कि मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो पता नहीं, अभी के टाइम पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर भी 4-5 ही वोट आए हैं, तो इतना कोई वोट वगैरह का भी मुझे दिखा नहीं है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर रोग निदान पेपर 2 स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और फर्दर उस पर अगर अच्छे वोट वगैरह आते हैं तो उसके साथ हम स्टार्ट करें। ठीक है। अगर आपने पोल चेक नहीं किया तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि मैंने पोल में डाला था कि मैं स्वास्थ्य स्टार्ट करूँ, या फिर रोग निदान करूँ, या फिर चरक संहिता के जो बाकी पार्ट है वो करूँ, या गणतंत्र करूँ। ठीक है। तो पोल पे अभी ऐसा कोई खास रिस्पॉन्स मुझे दिखा नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आपका रोग निदान पेपर 2 स्टार्ट कर चुका हूँ। पेपर 2 के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर सूल। ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करीब 60 डिजीज है। ठीक है। तो 60 डिजीज है, 60 डिजीज को आप कोई सी भी स्टडी कर सकते हो। इसमें कोई सिक्वेंसली का ऐसा कोई फॉलो नहीं है कि आपको फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ना है तब जाके आपको आगे चीज समझ में आएंगी। जबकि रोग निदान पेपर 1 के अंदर हमने क्या करा था, चीज़ें बिल्कुल शुरुआत से करी थी। फर्स्ट चैप्टर से लेकर 28 चैप्टर तक हमने बिल्कुल एज स्मूथ कवर करा है। ठीक है। कुछ उसमें मॉडर्न पोर्शन बचा हुआ है जो कि हम आगे कभी फ्यूचर में कवर करेंगे। अभी तो हम रोग निदान पेपर 2 कवर करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सूल, जिसको हम मॉडर्न में जानते हैं पेन के नाम से। ठीक है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम सूल को। देखो सूल क्या होता है, सूल को मॉडर्न में हम यहाँ पर पेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आचार्य माधव निदान ने सूल को स्वतंत्र वर्णन किया है। स्वतंत्र वर्णन का मतलब ये है कि कोई अलग चैप्टर से स्पेसिफिक सूल को एक चैप्टर का नाम दिया है और वहां पर उसको डिस्कशन किया है। ठीक है। और चरक सूत्र, आचार्य चरक ने इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है। मतलब आचार्य चरक ने संहिता के अंदर इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने इसका वैसे तो कोई स्पेसिफिक वर्णन नहीं किया है, लेकिन गुल्म के अंदर सूल को यहाँ सूल का वर्णन किया गया है। अब देखो गुल्म के अंदर सूल का वर्णन क्यों किया गया है, इसका रीजन अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हम रोग निदान पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 सूल पढ़ रहे हैं। सूल को हम मॉडर्न में पेन के नाम से रिलेट करते हैं। आचार्य माधव ने इसका स्वतंत्र वर्णन किया है, जबकि चरक संहिता के अंदर इसका कोई वर्णन नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने इसको गुल्म के अंदर वर्णन किया है। इसका रीजन अभी बताता हूँ। अब देखो सूल, अब सूल को हम किसके नाम से जानते हैं? देखो सूल को, सूल एक एक वेदना रूपी नाम का नाम है। ठीक है। सूल क्या है, एक वेदना विशेष का नाम होता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है। देखो सूल क्या है, सूल मतलब पेन। भाई किसी पेन को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सूल कह रहे हैं। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। तो सूल क्या है, एक वेदना विशेष का नाम है। अब देखो जितनी भी डिजीज होती है इन सभी के अंदर जो सूल है, पेन है, वो कॉमन होता है। अगर आपको कोई पेन नहीं होगा तो क्या कभी आप डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं जाओगे। ठीक है। तो याद रखना है कि सूल की वजह से ही, पेन की वजह से ही जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है। यानी हम कह सकते हैं हर एक डिजीज के अंदर आपको पेन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है। अब भाई पेन भी बहुत प्रकार का, कोई सुई चुभन जैसा पीड़ा हो रहा है, कोई फटने समान, चीरने समान, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पेन देखने को मिलता है। ठीक। और पेन में जो होता है वो मोस्टली वात दोष होता है। ठीक है। और जो वात होता है इसको हम नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। यानी कि सूल में हम कह सकते हैं मोस्टली वात की वजह से ही होता है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, तो सूल में मेनली वात दोष इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक। इतना आप ध्यान रख लोगे। देन उसके बाद फिर यहाँ पर बताई गई है, इसमें जो पीड़ा होता है वो शंकु के समान पीड़ा हो रहा है। शंकु क्या होता है, जैसे कोई चीर फाड़ कर रहा है, चक्कू घुसा दिया है, इसके समान जो पीड़ा होती है उसे हम सूल कहते हैं। अब सूल की उत्पत्ति किससे मानी गई? त्रिशूल उत्पत्ति बोली गई, त्रिशूल जनित। देखो जो भगवान शिव का जो त्रिशूल था, इससे उसकी उत्पत्ति मानी है। वैसे तो आपको इसकी कहानी जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ कि आचार्य कामदेव थे जिन्होंने शिव जी की जो तपस्या वो भंग वगैरह कर दी थी। फिर महादेव जी ने क्या करा, उनको त्रिशूल, अपना त्रिशूल फेंक के मारा। ठीक है। और जो त्रिशूल फेंक के मारने के साथ साथ जो कामदेव है वो पृथ्वी पर जा गिरे, और त्रिशूल भी उनका पृथ्वी पर जा गिरा। तो महा कामदेव, तो उस त्रिशूल की वजह से पूरे पृथ्वी पर यहाँ पर सूल की उत्पत्ति हुई। नाम से समझ सकते हो, सूल त्रिशूल। बस इतना ध्यान रख लेना कि त्रिशूल की वजह से ही, त्रिशूल से ही क्या लिया गया है, यहाँ से सूल लिया गया है। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस सूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम दे दी जाती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आपके बैक में दर्द है, ठीक है, तो बैक पेन। ठीक है। जिसको हम मॉडर्न में क्या बोल सकते हैं, कटी सूल। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आपके पेट में दर्द है तो एब्डोमेन पेन, या फिर उदर सूल। या मैं बोलता हूँ आपके हेडक है, हेड में पेन है, सिर में दर्द है तो उसको सिर सूल। मतलब जिस एरिया में सूल हो रहा है उसके अनुसार उसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है। सिर में हो रहा तो सिर सूल, उधर में हो रहा तो उधर सूल, कटी में हो रहा तो कटी सूल, और भी आदि ऐसे नाम आप बता सकते हो।
ठीक है। आप वस्ती सूल बता सकते हो, भाई वस्ती में हो रहा तो वस्ती सूल हो गया, पार्श्व में हो रहा तो पार्श्व सूल हो गया। आपने थोड़े से नाम एग्जाम्पल बता सकते हो। फिर ऐसे सूल का जो स्थान होता है, देखो अब इस सूल का जो स्थान होता है वो गुल्म के समान स्थान होते हैं। गुल्म के 5 स्थान होते हैं, हृदय, पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक और वस्ती। हृदय, पार्श्व, पृष्ठ और त्रिक। त्रिक हमारे चेस्ट वाला रीजन के पास का एरिया है, ठीक है, स्कैपुलर रीजन के पास करीब, तो अरवस्ती, ये 5 रीजन होते हैं। तो सूल के कह रहा है कि 5 मुख्य है। ऐसा नहीं कि सूल हो नहीं सकता, सूल आपकी पूरी बॉडी में हो सकता है, लेकिन मेनली 5 स्थान बताए गए, हृदय, पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक और वस्ती। अब देखो, अब जो सूल का स्थान है वही गुल्म का स्थान है, जो सूल का स्थान है वो गुल्म का स्थान है। ऐसा क्यों? देखो, आचार्य सुश्रुत ने बताया था कि जो जो सूल होता है ना वो गुल्म का उपद्रव होता है, ठीक है। भैया अगर आप गुल्म के उपद्रव पढ़ोगे तो गुल्म के उपद्रव में सूल आता है, ठीक है। और जो गुल्म के भेद होते हैं वो सेम यहाँ पर सूल के भी भेद होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आचार्य सुश्रुत ने जो सूल है वो गुल्म का उपद्रव बताया गया है, और जैसे गुल्म के 5 भेद होते हैं उसी तरह से सूल के भी यहाँ पर प्रमुख 5 भेद, सॉरी 5 स्थान बताए गए हैं, 5 भेद नहीं 5 स्थान, कि कौन कौन से स्थान पे मेनली देखने को मिलता है, ठीक। देन इसके बाद हम बात करते हैं पेन। पेन के अंदर जो कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेनली वात दोष की वजह से इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना कि सूल में वैसे तो 3 दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन मेनली जो पेन होता है वो वात की वजह से होता है, इतना दिमाग में बांध लेना गांठ। देन उसके बाद ओनली सूल। देखो, अगर हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं कि कहीं पर अगर सूल लिखा हुआ है या केवल सूल लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे? आप हमेशा सूल में उदर सूल समझना। जैसे कि अगर अगर तेल दिया गया है तो हम किसका तेल समझते हैं? तिल का तेल समझते हैं। अगर घृत की बात कर रहा है तो गौ घृत समझते हैं। दूध की बात कर रहा है तो गौ दूध की बात करते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पे सूल लिखा हुआ है तो वहां पर आपको हमेशा उदर सूल समझना है। अब ये उदर सूल 2 प्रकार का होता है, एक परिणाम सूल, एक अन्यद्रव्य सूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लास्ट में देखेंगे वीडियो के, ठीक है। और इनके अंदर भी तीनों दोष की हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है वात पित्त कफ की। ये देखो, ये जो मैंने अभी बताया आपको बिल्कुल बेसिक बताया, आपको सूल को एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि सूल क्या है, मॉडर्न में पेन से रिलेट करते हैं, कौन से आचार्य ने इसका वर्णन किया है, कौन से आचार्य ने वर्णन नहीं किया है। फिर उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, किसी आचार्य ने सूल को एक लक्षण के रूप में बताया है, किसी ने एक डिजीज के रूप में बताया गया है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रख लेना। कोई कहता है केवल एक लक्षण, मतलब कोई डिजीज होती है, उस डिजीज का एक लक्षण होता है सूल होना, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, सूल भी एक प्रमुख व्याधि के रूप में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और सूल क्या है? सूल, इसमें जो पीड़ा होती है वो शंकु के समान पीड़ा होती है। इसकी त्रिशूल से उत्पत्ति होती है। जहां पर पेन होता है जिस ऑर्गन में, उसके अनुसार उसका नाम बढ़ जाता है। गुल्म के जो सूल का जो स्थान होता है वो सेम गुल्म के स्थान के समान होते हैं। इसका सूल जो होता है वो गुल्म का उपद्रव के रूप के अंदर आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। गुल्म के अंदर मेनली वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, वात की वजह से सूल उत्पन्न होता है। और जो अगर कहीं पर सूल लिखा हुआ है तो वहां पर हम उधर सूल समझेंगे, ठीक। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं सूल को आगे। अब सूल में क्या है परिभाषा? जिस रोग में शरीर में शंकु स्फोट के समान तीव्र पीड़ा हो, ठीक है। मतलब किसी भी कोई डिजीज में अगर शरीर में आपको ऐसे चाकू के समान ऐसे पीड़ा हो रही है, तीव्र पीड़ा हो रही है, तो वो सूल कहलाएगा। इसके कुछ पर्याय बताए गए हैं कि रज, रुजा, उपताप, रोग, व्याधि और गद। 2-4 याद कर लेना, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम बात करते हैं इसके निदान के बारे में। निदान क्या है? देखो, मेनली मैंने बताया कि वातज की वजह से होता है। अब वातज की वजह से आप लिख सकते हो, देखो वातज सूल की वजह मतलब मेनली जो निदान होगा वो वातज की वजह से होता है। अब वात के आहारिक निदान हो सकते हैं, विहार हो सकता है, और काल के अनुसार हो सकता है। क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए। मेनली बात किसकी वजह से होता है? वेगों को धारण करने की वजह से, अति व्यायाम करने की वजह से, उड़द खाने की वजह से, उड़द उड़द हो गया, मूंग की दाल हो गई, या फिर मटर हो गई। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है आपका यहाँ पर वात ज़्यादा प्रकोपित होता है। जैसे इसमें लिखा है कि वात मूत्र पुरुष वेगों को धारण करने की वजह से, अति भोजन, अजीर्ण और अध्यसन करने की वजह से, विरुद्ध आहार के सेवन करने की वजह से, पिष्ट अन्नम सेवन और सुसगंध मांस के सेवन करने की वजह से, मतलब जो आइटम मैदा वगैरह का बना है उसका सेवन करने की वजह से, या अंकुरित धान्य की वजह से, जैसे आप चने वगैरह जो बेचते हो, तो उन सब की वजह से क्या होता है, ये सब इसके निदान होते हैं सूल की उत्पत्ति के, ठीक है। देखो, अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने पेपर 1 अच्छे से कवर करा है तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पेपर 1 देख चुके हो तो मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। अब बस मैंने अभी ये चीज़ लिखी है एक जगह। अगर कहीं पर भी मैं कहता हूँ कि इस व्याधि के अंदर वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है, और वात दोष का क्या क्या निदान हो सकता है? आहार निदान हो सकता है, मतलब सूखा अन्न खाने से,
ठीक है, सूखा मांस खाने से, सेम फली, मूंगफली, मसूर, अरहर, मटर, ठीक है, या फिर जो मैंने बात के गुण बताए थे, रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, खरो, सूक्ष्म, मतलब रुक्ष खाने की वजह से, ठंडा खाने की वजह से, लघु खाने की वजह से, या फिर सूक्ष्म की वजह से, चल गुण की वजह से, इन सब की वजह से आहार के अंदर वात के गुण बढ़ते हैं। दूसरा, बिहार के अंदर क्या है, या तो बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैथुन कर रहे हो, तैर रहे हो, रात में जाग रहे हो, अवतर्पण करा रहे हो। अवतर्पण के अंदर 3 लंघनम, लंघनम पाचम, दो सेचनम, तीनों बताइए। लंघन क्या होता है? जब दोस्त कम बड़े हुए तो लंघन कराते हैं, जब मध्यम बड़े होते हैं तो लंघन के साथ पाचन औषध दे देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो दोस्तों को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। या फिर धातु क्षय हो जाए या वेगों को धारण कर रहे। देखो यहाँ पर क्या चीज़ आई है, वेग धारण आया है नहीं आया है? अगर आप यहाँ पर भी देखोगे वेग धारण, तो वेग धारण आया है, क्योंकि इसमें क्या है कि मेनली वात दोष की वजह से होता है, और भी दोषों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेनली वात दोष की वजह से ही होता है। सूख मांस खाने सेवन करने की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सूखा मांस खाने की वजह से, तो यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ आहार भी है, बिहार भी है। अब काल अनुसार देख लो कि वर्षा काल में वात का प्रकोप होता है, क्योंकि वहाँ पर वात बढ़ता है। भोजन के जीर्ण होने के बाद वगैरह वात बढ़ता है। देखो शुरुआत में कफ रहता है जब खाना खाते हो, और जब खाना के पचने के समय पित्त होता है, जब खाना खा लेते हो, जब पच जाता है तो वात बढ़ता है, और दिन के अंत में क्या होता है, वात बढ़ता है। अब इसके प्रकोपित लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे वात की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये आपको पूरा आना चाहिए जो यहाँ पर है। अगर आपको नहीं है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, अपनी दीवार पे चिपका लीजिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप पेपर 2 को रटते रह जाओगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। अगर ये टेबल आपको याद है तो आप यहाँ पर पेपर 2 को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, अपने दिमाग से युक्ति लगा के लिख सकते हो। अगर आपको ये टेबल नहीं समझ में आ रहा है, बस एक बार कमेंट कर देना, सर इस टेबल को समझा दीजिए अलग वीडियो में, तो मैं इसको भी अलग वीडियो में समझा दूंगा। हालांकि मैं इसको अच्छे से पेपर 1 के अंदर इन सभी चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट करके वीडियो बनाऊँ, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा इसको बना के, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। नहीं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये चीज़ें आपको आती है। तो मैं कहाँ पर था, मैं यहाँ पर था कि मैंने सूल का निदान देखा। निदान क्या होता है, कारण। देखो यहाँ पर मैं कोई भी डिजीज पढ़ूंगा तो मैं उसका निदान पंचक जरूर बात करूंगा। निदान बात करूंगा, पूर्व रूप बात करूंगा, रूप बात करूंगा, उपसय बात करूंगा, संप्राप्ति बात करूंगा। निदान तो सभी के अंदर मिलेगा आपको, पूर्व रूप भी मिलेगा, रूप भी मिलेगा। अब रूप के अंदर मेनली यहाँ पर मैं बात करूंगा विशिष्ट पूर्व रूप के, जैसे सूल के वातिक वेद है, पैतिक है, कफज है, तो उनके विशेष रूप से। वैसे मैंने यहाँ पर अलग से भी बात कर दी है सूल की, ठीक है। और संप्राप्ति, देखो निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति और विशेष पूर्व रूप लक्षण आपको सबको अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो देखने को नहीं मिलेगा वो है आपका उपसय। अब उपसय अंदर देखने को क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपने पेपर 1 अच्छे से करा है, अगर आप पेपर 1 की हर एक वीडियो को अच्छे से देख के आए हो, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि निदान को हम पूर्व रूप के अंतर्गत ले लेते हैं, कि जो चीज़ों का निदान होता है, जैसे मान लो कि अगर आपका वात बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप उस प्रकार के आहार विहार का सेवन कर रहे हो। आप सूखा मांस खा रहे हो, सूखा खाना खा रहे हो, मसूर की दाल खा रहे हो, मटर खा रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, मैथुन कर रहे हो, तैर रहे हो, रात्रि जागरण कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इनको हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, इसका उपसय हो जाएगा। अगर आप उसके विपरीत गुणों का सेवन कर दो तो वो क्या हो जाएगा, उपसय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर किसी भी व्याधि के अंदर उपसय को नहीं बताया जाएगा, दिमाग में बांध लीजिए। निदान पंचक के अंदर निदान, पूर्व रूप, रूप और संप्राप्ति, उपसय नहीं वर्णन किया जाएगा किसी भी व्याधि के अंदर। आप अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है सर उपसय का वर्णन क्यों नहीं किया गया, तो आप यकीन मानिए आपने पेपर 1 अच्छे से नहीं कवर करा है, ठीक है। तो निदान हो गया। देन उसके बाद भेदभाद आते हैं। आचार्य माधव निदान ने 8 भेद बताए हैं। वातसूल, पित्तसूल, कफसूल, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त कफ, सन्निपातज और आमज, सब सेम है, दोष के अनुसार ही है, ठीक है। बस यहाँ पर आमज आप ध्यान रख लेना। और उसके बाद 2 उदरसूल भी बताए गए थे, परिणाम सूल और अंतरपसूल, जो हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। ये भी आचार्य माधव निदान ने ही बताए थे। अब इसके पूर्व रूप क्या है, कि जब भी आपको सूल होता है तो कहीं ना कहीं आपकी अग्नि मंद हो गई होगी, आद्यमान होगा, अरुचि होगा, मल दुर्गंधित और उदर और गौरवता देखने को मिलेगी। लक्षण के अंदर क्या है, अविपाक, अविपाक होगा मतलब खाने के अच्छे से पाचन नहीं होगा। उदर में होना, ठीक है, अविपाक उदर में होना, सूल की कभी कभी होना, कभी ना होना, तो ये सब सूल के लक्षण है, ठीक है। अब हम संप्राप्ति की बात कर लेते हैं। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, संप्राप्ति काफी काफी इंपॉर्टेंट है, संप्राप्ति। निदान भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो लक्षण के अंदर यानी लक्षण को हम रूप से जानते हैं, उसमें हम विशिष्ट रूप काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण रूप भी इतने किसी किसी के इंपॉर्टेंट है, सभी के इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संप्राप्ति की। देखो संप्राप्ति में क्या हुआ, आपने निदानों का सेवन किया, निदानों के सेवन करने की वजह से आपका जो वात दोष है वो प्रकोपित हो गया।
वात दोष के प्रकोपित होने की वजह से अग्नि संदूषण क्रिया में विकृति हो गई। देखो, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, सर जब भी वात बढ़ता है, तो वात बढ़ता है तो कहीं न कहीं हमारी जो समान वायु है वो बढ़ेगी, और समान वायु बढ़ेगी तो हमारी जो जठराग्नि है वो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, आहार का अच्छे से पाचन करना चाहिए। बच्चों, ऐसा नहीं होता है। दिमाग से समझिए, सॉरी, दिमाग लगाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। जैसे मैं कहता हूँ, एक चूल्हे में आग जल रही है, ठीक है? अग्नि जल रही है। अगर इस अग्नि में मैं थोड़ी फूँक मारता हूँ तो वो और तेज़ होगी। लेकिन अगर मैं बहुत तेज़ फूँक मारता हूँ तो वो अग्नि बुझ भी तो सकती है। तो यहीं पर भी क्या हुआ कि वात दोष की प्रकोपित करने का मतलब ये है कि जो वात इतना बढ़ गया है कि इसने बिल्कुल अग्नि को बुझा दिया है। अगर प्राकृतिक रहता है तो अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। अगर वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस अग्नि को बुझाने का भी काम कर देगा। अग्नि कम हो गई, जब अग्नि नहीं है तो क्या खाना पच पाएगा? तो आम की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक। और आम की उत्पत्ति हो जाएगी तो आप कह सकते हो अन्वय स्रोतस में क्षोभ हो जाएगा। यानी जो आपका अन्वय स्रोतस है इसमें क्षोभ हो जाएगा, यानी और इस सूल की उत्पत्ति हो जाएगी। तो याद रखना, जो सूल है वो हमारे अन्वय स्रोतस की व्याधि होती है। किस स्रोतस की व्याधि होती है? अन्वय स्रोतस की व्याधि होती है। ये तो हो गई हमारी संप्राप्ति। अगर आप पे संप्राप्ति आती है, ध्यान से सुनना, अगर आप पे संप्राप्ति आती है तो आप यहाँ पर संप्राप्ति घटक को लिख सकते हो। जैसे संप्राप्ति घटक के अंदर क्या है, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है? दोष। अगर मैं पूछता हूँ इसके अंदर कौन सा दोष है, मैंने बताया मेनली वात प्रधान और तीन त्रिदोष, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर वात प्रधान त्रिदोष, ठीक है? ये मैं लिखना भूल गया था, पर इससे फ़ायदा ही हुआ है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। दोष हो गया। दूसरी समझिए कि इस सूल में दूष्य क्या है। अगर आप देख रहे हो, दूष्य क्या होता है? धातु हो सकती है, मल हो सकती है, या फिर जो भी दूषित होता है वही दूष्य होता है, ये समझिए। यहाँ पर देखो, अन्वय स्रोतस में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो दूष्य क्या होगा? अन्न हो जाएगा। अरे वाह सर, ठीक है। और जब अन्वय स्रोतस में अन्न होगा और दूसरा इसमें दूषित हो रहा है, क्या जब अन्न ही दूषित हो रहा है तो जो पुरीस होगा वो भी तो दूषित होगा। और जब अन्न नहीं बनेगा तो अन्न से अन्न रस बनेगा, वो भी नहीं बनेगा तो रस। तो दूसरे क्या हो जाएगा? अन्न हो जाएगा, पुरीस हो जाएगा, रस हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये हो गया। देन इसके बाद आता है स्रोतस। ठीक। तो स्रोतस इसमें मौनली देखो, स्रोतस कौन कौन से हैं? जो दूषित थे। अन्न तो मेनली अन्वय स्रोतस होता है, रसवय स्रोतस भी होता है, पुरीसवय स्रोतस भी होता है, तीनों को लिख दो, ठीक है? देन उसके बाद स्रोतस दुष्टि। स्रोतस स्रोतस दुष्टि। अब स्रोतस दुष्टि के अंदर क्या हो रहा है? देखो, अब अगर किसी चीज़ की दृष्टि होगी तो या तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे या बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। ठीक। देन इसके बाद आती है अग्नि। तो अग्नि कैसी होगी? अग्नि मंद हो जाएगी। देखो, ये बात भी आप ध्यान रखना कि जो अग्नि होती है वो हर एक डिजीज के अंदर मंद ही आपको देखने को मिलेगी जनरली। ठीक है, बहुत एक आध कोई डिजीज हो सकती है जिसके अंदर अग्नि तीक्ष्ण होगी, नहीं तो हर किसी डिजीज के अंदर अग्नि मंद देखने को मिलेगी। ऐसी बहुत ही कोई एक आध डिजीज हो सकती है जो बिना मंद अग्नि के हुए। मतलब जितनी भी, मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी डिजीज है उनका जो कारण है वो मंद अग्नि है। अगर आपकी बॉडी में मंद अग्नि नहीं होती तो आम उत्पत्ति नहीं होती, स्रोतों में अवरोध नहीं होता, स्रोतों में अवरोध नहीं होता तो दोषों से समूर्छना ना होती, लक्षण उत्पत्ति नहीं होती, यानी आपकी पूरी संप्राप्ति ही नहीं होती। तो याद रखना कि अग्नि मंद बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी व्याधि का, कि जहां पर भी व्याधि हो रही है तो वहां पर मंद अग्नि जरूर हो रही होगी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रख सकते हो, इतना भी बहुत, अगर आप 5 घटक लिख देते हो तो। अभी तक आप क्या समझे हो? ठीक, अभी तक आप क्या समझे हो? आप हम बात कर रहे थे रोग निदान पेपर 2 की। पेपर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा मानना यही है, पेपर 1 कंप्लीट कीजिए आप, देन उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट करना। क्योंकि पेपर 1 के अंदर मैंने इतनी बेसिक बेसिक जो फर्स्ट प्रॉफ की थी वो सारी बातें बताई है, तब जाके यहाँ पर सेकंड प्रॉफ स्टार्ट किया है। क्योंकि बिना प्रकृति विज्ञान के आपको विकृति विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा। तो मैंने आपको बिल्कुल प्रकृति विज्ञान का ज्ञान कराया, और अब मैं ही विकृति विज्ञान का करा रहा हूँ। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ तो मेरी चीज़ों पे थोड़ा सा बिलीव रखो और उन चीज़ों को फॉलो करो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको सूल के बारे में काफ़ी कुछ बताया। सूल क्या होता है, सूल पीड़ा होता है, पेन होता है, सूल में कैसी पीड़ा होती है, शंकु के समान पीड़ा होती है। इसकी उत्पत्ति त्रिशूल से बताई गई है, और जहाँ पर सूल होगा उसके नाम से इसका नाम रखा गया होगा। अब सूल जो होता है गुल्म का उपद्रव होता है, तो गुल्म के जो स्थान होते हैं
प्रमुख स्थान वही सूल के भी स्थान देखने को मिल जाएंगे। और कहीं पर केवल सूल लिखा है तो हम वहाँ पर उदल सूल से समझेंगे। सूल की हमने परिभाषा बताई कि जिस भी व्याधि के अंदर अगर शरीर में आपको शंकु के समान पीड़ा हो रही तो सूल कहलाता है, पर्याय देख लेना। निदान क्या बताए, मेनली जो वातिज निदान है वो देखने को मिलेंगे। और भेद बताए, 8 भेद बताए 200 के अनुसार, ये आमज बस ध्यान रख लेना, आप आराम से रख सकते हो। पूर्ण रूप भी खास है, वातज की तरह से लिख लेना, लक्षण भी कुछ ऐसे खास नहीं है। संप्राप्ति मैंने बता दी कि आप निदानों को सेवन करते हो, वात प्रधान त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। और जब वात ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो अग्नि के संदूषण को प्रकोपित कर देगा, जिसकी वजह से आम की उत्पत्ति होगी। और आम की उत्पत्ति होगी जो आपका अन्वय स्रोत है वो दुष्ट होगा, तो उसकी वजह से सूर्य की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। अब आता है हमारा विशेष लक्षण। अब देखो यहाँ पर विशेष लक्षण। अब जैसे हमारे कितने प्रकार के थे, 8 प्रकार के थे, वातज, पित्तशूल, कफाशूल, सन्निपातज, वात, कफस, कफवात, वातपित्त और अमज, ये 8 प्रकार के सूल थे। अगर मैं इनकी निदान की बात करता हूँ, लिखता हूँ, तो मेरा जैसा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। और आप भी अगर इनको रट रहे हो तो आपकी जैसा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब चीज़ जो आपको पहले कराई थी पेपर फर्स्ट के अंदर, इसलिए तो मैंने आपको ये कराई थी, ठीक है, इसलिए तो मैंने आपको कराई थी ताकि आप यहाँ से लिख सको। अब देखो, अब जो मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों पर ध्यान करना आप। जो वात प्रकोप के 8 लिख सकते हो, वात प्रकोप के 42 लिख सकते हो, काल अनुसार लिख सकते हो, तीनों चीज़ लिख देना, जितना मन करना है उतना लिख देना, याद होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पित्तशूल की। पित्तशूल के अंदर पित्त आहार निदान, पित्त ब्याह निदान और पित्त काल अनुसार निदान, ये चीज़ आप लिख दो तो कितना आसान है। निदान तो आपको याद ही नहीं करने। अगर आपको पहले ही ये चीज़ याद है, आप अपनी बुक खोल लीजिए, इनको मिला लेना, इन सभी को मिला लेना, ये ज़्यादा होंगे आपकी बुक में, कम निदान होंगे। ऐसा नहीं है कि कम निदान है तो कम ही लिखने हैं, निदान लिखने हैं आपको, चाहे यहाँ से लिख लो, चाहे पूरे लिख दो, चाहे कम लिख दो, आपकी मर्जी, जितने आपको याद है, ठीक है। या तो आप बुक को रटते रह जाओ, या फिर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, ठीक है। तो ये ना मेरी खुद की एक रिसर्च है, खुद की एक टेक्निक है, इन चीज़ों को लेके, ताकि कम से कम मेहनत में आपका जो पूरा काम हो जाए। समझ रहे हो बात को, या आप रटते रह जाओगे, ठीक है। आप अपनी बुक खोल लेना, बुक में क्या लिखा होगा कि वातल आहार के सेवन करने की वजह से, अत्यधिक व्यायाम करने की वजह से, अधिक मैथुन करने की वजह से, या फिर मूंग की दाल की सेवन करने की वजह से, ठीक है, या रुक्ष पदार्थ की सेवन करने की वजह से, या फिर कसाई तिल का सेवन करने की वजह से। अरे सेम वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही पित्त के अंदर, ऐसे कफस के अंदर, सन्निपातज के अंदर तीनों दोषों का मिला जुला लिख देना। वात कफस के अंदर एक वात का लिखना, थोड़ा थोड़ा कफ का लिखना। कफवात के अंदर थोड़ा कफ का लिखना, थोड़ा पित्त का लिखना। वात पित्त के अंदर थोड़ा वात का, थोड़ा पित्त का। और आमज के अंदर आप अन्य के दूसरे लक्षण के लिख सकते हो, बस हो गया। हमें देखने निदान तो हो गए, विशेष लक्षण की बात कर रहे हैं, और कॉपी भी भरेगी आपकी। देखो तो सही भाई, जितने ज़्यादा निदान लिखोगे उतने ज़्यादा आपकी कॉपी भी भरेगी। अब विशेष लक्षण आता है। अब विशेष लक्षण में क्या है भाई, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप दिमाग से लगाओगे तो हो जाएगा। दिमाग लगाना है भाई, बस दिमाग। देखो विशेष लक्षण, जैसे वातज पित्तज का फसूल है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो आप चीज़ पहले दिमाग में रखना, ठीक है। ये हमारा कफ दोष है, ये हमारा पित्त दोष है, और ये हमारा वात दोष है, ठीक है। तो ये बताता हूँ कब बढ़ते हैं कब नहीं बढ़ते हैं, वो दिमाग में ध्यान देना आप एक बार। जैसे आप मॉर्निंग की बात करते हैं, ये मॉर्निंग हो गया, ये आफ्टरनून हो गया, ये इवनिंग हो गया। कि आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो कब बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, ठीक है। मॉर्निंग में कब बड़ा हुआ होता है, ठीक। ये मैंने थोड़ा पैटर्न गलत लिख दिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मेरे पास कोई पेज भी तो नहीं है। देखो यहाँ लिखता हूँ कि ये मॉर्निंग है, ये आफ्टरनून है, और ये इवनिंग है। समझ रहे हो बात को। वैसे ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, और ये भी फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, ध्यान करना है इसको। तो ये हमारा, देखो ध्यान देना, ठीक है, मुझे कोई पेज नहीं मिला, ठीक है, तो मैं किताब के आपको इस पे समझा रहा हूँ, पट्टे पे। अब देखो, अब यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा ना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। वात दोष, पित्त दोष, नहीं, कब से स्टार्टिंग करते हैं, कब से, देन पित्त से, देन वात से। पहले हम बात करते हैं एज के अनुसार, यानी वीए के अनुसार, ठीक है। अब जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में कब बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। युवावस्था में पित्त बड़ा होता है, यार ये ठीक है सर। और बात आपके वृद्ध अवस्था, जो ओल्ड एज होती है। इतना समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं दिन की। अब जब दिन का स्टार्ट होता है, दिन का जब प्रारंभ होता है तो कब बड़ा होता है, भाई आप सुबह उठोगे तो क्या रहेगा, कभी तो बड़ा मिलेगा। फिर दोपहर हो जाएगी, 10 से 12 बज जाएगी, 12 से 2 बज जाएंगे, तो वहाँ पर क्या बड़ा होगा, यानी दिन के मध्य में, यानी 10 से 2 बजे के बीच में करीब करीब आपका पित्त बढ़ेगा।
ठीक है। और जब यहाँ पर करीब करीब जब 2 से 6 बज गए होंगे, 2 से 6, तो आप यहाँ ले सकते हो कि सुबह के मान लो 6 से 10 AM का टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 10 AM से लेके 2 PM तक का टाइम है। और यहाँ पे मान लो कि 2 PM से लेके 6 PM तक के बीच में आपका क्या होगा, जब दिन का अंत हो रहा होगा, तो दिन का अंत में क्या हो रहा होगा, बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो आप ये समझ लो कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता यार कब कब बढ़ रहा है, कौन सी एज में कौन सा दोष बढ़ रहा है, ठीक है। दिन में कब कौन सा बढ़ता है, कब, ये भी नहीं पता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये फर्स्ट प्रॉफिट टॉपिक है, समझो। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ठीक। फिर हम बात करते हैं रात की। अब रात, अब देखो यहाँ पे 2 PM से 6 PM से हमने क्या बताया, ये माना। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारा जो 6 PM से लेकर 6 से लेके 10 PM तक, मतलब 6 PM से लेके 10 PM तक आपका क्या बढ़ेगा, रात में कब बढ़ता है। तो याद रखना, यानी रात का जो स्टार्टिंग होती है वो कब दोष के जिस होती है। देन उसके बाद हमारा फिर 10 PM से लेके 2 AM तक फिर रात हो जाएगी ना, तो वहाँ पर क्या बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा। ये मैंने ये नहीं लिखा, प्रारंभ नहीं लिखा, तो वो लिख देता हूँ एक बार कि प्रारंभ, मध्य और अंत, जैसे वहाँ पर था ऊपर। टाइम देखते रहना, टाइम भी इम्पोर्टेंट है। फिर 2 AM से लेके 6 AM तक ये फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक, समझ रहे हो बात को। इस तरह से दिन हो गया, व्यय हो गया, दिन हो गया, रात हो गया, और फिर आ जाएगा हमारा कि अहोरोपरांत, मतलब जब आप खाना खाते हो, ठीक है। तो अहोरोपरांत में क्या होगा, जब आप खाना स्टार्ट करते हो तो आदि में, आदि मतलब स्टार्टिंग में क्या आता है, कब बढ़ता है। और मध्यम में क्या बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, ठीक है। जब आप थोड़ा बहुत खाना खा लेते हो, मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा लास्ट में, जब खाना खा लेते हो, तो जब एंड ऑफ डाइजेशन हो जाता है, तो हमारा अंत में क्या बढ़ता है, वात बढ़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो अब इसके पीछे का रीजन क्या था बताने का, ठीक। इसके पीछे अब मैं ऋतु काल पे और लिख देता हूँ, मैंने शायद बात ऋतु नहीं लिखी, तो ऋतु के अनुसार भी लिख देता हूँ कि ऋतु के अनुसार, तो कफ का जो प्रकोप होता है वो वसंत में होता है, और पित्त का जो होता है वो शरद में होता है, और वात का जो होता है वो होता है ग्रीष्म में, ठीक है। ठीक, अब देखिए आप, मैंने बताया विशेष लक्षण कि अब शीतकाल में बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, शीतकाल में वात बढ़ेगा, तो वात स्थूल है तो और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर है कि अजीन काल में या शाय काल में, ठीक है। तो अजीन काल में, या जब खाना नहीं पचेगा, या साय काल में। साय काल में क्या होगा, वात बढ़ता है, मैं बता चुका हूँ 2 से 6 के बीच में, तो ये भी बढ़ जाएगा। जब बादल रहेंगे यानी वात का प्रकोप ज़्यादा रहेगा, वर्षा ऋतु में ज़्यादा रहते बादल, तो वात स्थूल रहेगा। समझ रहे, रिलेट कर रहे हो। और जो हमारे 5 स्थान थे, हृदय, पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक और वस्त, इन सब में सूल देखने को मिलेगा, ठीक। पित्त के अंदर देखते हैं, पाचन काल में सूल होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि पित्त कब बढ़ता है, जब खाना पाच मतलब मध्यम अवस्था में डाइजेशन हो रहा हो तब, तो ये तब बढ़ रहा है, तो यानी पित्त सूल बढ़ रहा है। दिन के मध्य में पित्त बढ़ता है, तो इसलिए पित्त सूल बढ़ रहा है। तृष्णा, दाह, स्वेद, कुछ लक्षण लिख देना कि तृष्णा होती है, दाह होती है, स्वेद होता है, मोह होता है, भ्रम होता है, और शीत खाने की इच्छा होती है। अब कफसूल, कफसूल कब होता है, देखो भोजन के जब तुरंत खाते हो स्टार्टिंग में क्या होता है, कब बड़ा होता है, तो कफसूल बढ़ जाएगा, ठीक है। जब सूर्य उदय होता है, कि सूर्य उदय होता है तब ज़्यादा बढ़ता है। शिशिर वसंत ऋतु में दोनों ऋतु के अंदर क्या होता है, कफत बढ़ता है, तो सूल ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ लक्षण लिख देना कि हल्लास होता है, सदन होता है, अरुचि होता है, कास होता है। अब ये लक्षण आप कहाँ से लिखोगे, देखो ये लक्षण भी तो यार मैं आपको बता चुका हूँ, कि जब भी वात प्रकोप होता है, देखो कफ के प्रकोप के लक्षण भी लिखे हुए हैं, वात प्रकोप के लक्षण भी लिखे हुए हैं। वात प्रकोप क्या होता है, उत्पन्न होता है, मन दुखी होता है, इंद्रियों का हनन होता है, प्रलाप, भय, शोक, मोह, प्राण नष्ट। और कफ के अंदर क्या हो जाता है, शीतलता, कारसीय, आलस्य, क्लिप्तता, ज्ञान, मोह। तो ये सब आप लिख सकते हो, समझ रहे बात को। अरुचि, ये सब भी आप लिख सकते हो। और जो मैंने आपको वो लक्षण लिखे थे, कि जो पहले भी मैंने आपको पढ़ाए थे, वृद्धि और क्षय के लक्षण, तो इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते। सन्निपातज के अंदर क्या है कि सभी द्रव्यों के लक्षण आ जाएंगे, वात के भी, पित्त के भी, कफज के भी। तीव्र सूल होगा, उत्पन्न होगा, ज्वर होगा, अरुति होगी, मूर्छा होगा। अब वात के अंदर क्या हो जाएगा, देखो वात और जो कफ है, तो हृदय, पार्श्व और प्रश्वन सूल देखने को आपको मिलेगा।
कफ जो पित्त है, जो कफ पित्त कुक्षी तथा हृदय नाभि मध्य है, तो वैसे ही आप देख लेना जो कफ और पित्त मेनली वो कुक्षी में होते हैं और हृदय और नाभि के मध्य होता है। तो इस तरह से वात पित्त कहाँ पर होता है, मेनली वात कहाँ पर होता है, आपके नाभि और वस्ती का पास होता है, तो नाभि और वस्ती का सूल इस तरह से लिख सकते हो। आमाशूल का जो लक्षण होता है वो सेम कफसूल के लक्षण होते हैं, यानी इसका जो निदान होगा वो सेम एज कफज की तरह होगा और इसके जो लक्षण होंगे वो भी सेम एज आमज के कफज की तरह होंगे। और यहाँ पर कुछ लक्षण बताया अलग से भी बताया गया, गुड़गुड़ाहट शब्द सुनाई देगा, युक्त पेट फूलना, हल्लास, वमन, अनाह, कफ और सेक के लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है। देन इसके बाद जो मैंने आपको बताए थे कि दो प्रकार से अलग से सूल होते हैं, एक होता है परिणाम सूल और एक होता है आपका अंतरप सूल। ठीक है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। तो ये जो परिणाम सूल है इसको हम डोडेनियम अल्सर से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये जो सूल होता है वो डाइजेशन के टाइम पे सूल होता है। ठीक, डाइजेशन के टाइम पे सूल होता है, यानी कि जब पित्त बढ़ता है कहीं ना कहीं, तो इसको हम परिणाम सूल को हम पित्त सूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना जब खाने का पाचन हो रहा होता है तो इस टाइम पे ये सूल बढ़ता है और खाने के पाचन के दौरान भी तो कहीं ना कहीं पित्त बढ़ता है, तो इससे हम पित्त सूल से रिलेट कर लेते हैं। वैसे होता नहीं है, अलग बात है। अब इसका श्लोक आया है, ये आप लर्न कर सकते हो कि स्वे निदाने प्रकोप्ते वाया सैन्यस्ते तदा क्व पीते कफ पिते समवृत्यम शूलकारी भवेद बलि भुवन्ते जीर्यति यच्छ शूल तदेव परिणाम जातम तरुण तस्यम लक्षणम अपेतम समाज समाज से ना भी दियते। तो ये माधव निदान का श्लोक है। तो उन्होंने बताया है कि आप मतलब खुद आप ऐसे निदानों का सेवन करते हो जो वायु का प्रकोपित करता है, तो इसी के साथ ही आपको जो कफ और पित्त है इनकी वृद्धि हो जाएगी और ये भवेद बलि शूलकारी, मतलब बहुत ज़्यादा शूल उत्पन्न करेंगे। एंड भुवेन जीर्यते यत् शूलम तदे परिणाम जतम, मतलब और इसके जो लक्षण है, इसके तस्यम लक्षणम प्यते समासे निवेद्यते, मतलब इसके जो लक्षण है जब आहार का जीर्ण हो रहा होगा, जब डाइजेशन टाइम पे इसके जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस सूल को हम परिणाम सूल कहते हैं। तो यह अन्न के पाचन काल में उत्पन्न होता है, इसलिए परिणाम सूल कहते हैं। परिणाम सूल को हम पित्त सूल से रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि पित्त कब बढ़ता है, जब आपका पाचन काल हो रहा होता है, तो इसे पित्त सूल से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी त्रिदोषज होता है, तो वात प्रधान सूल, वित्त प्रधान सूल, कफ प्रधान सूल लक्षण देखने को मिलेंगे। अब वात प्रधान सूल में जो वात प्रधान लक्षण होता है आटोप, आद्यमान, कंप, विबंध, स्निग्ध उष्ण पदार्थ से प्रथम। ठीक है, और पित्त प्रधान में क्या हो जाएगा, तृष्णा, दाह, अर्थी, अतिस्तु, कटु, अम्ल, लवण से सूल वृद्धि। ठीक है, और कफ प्रधान से क्या हो जाएगा, छर्दी, हल्लास, चिरिकाल तक सूल रहेगा, थोड़ा रहेगा या फिर कटुतित कसाएगा, उससे इनसे उपसे मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये जो वात प्रधान है, अगर क्या मैंने आपको जो बताए थे जो सामान्य व्याज और नानात्मज, मैंने आपको वाद 80 प्रकार के वाद के नानात्मज विकार बताए थे, अगर वो आपको याद है तो वहाँ से आप वाद प्रधान परिणाम सूल लिख सकते हो। पित्तज के बताए थे तो पित्तज के वहाँ से लिख सकते हो, कफज के बताए थे तो कफज से ले सकते हो। तो ये भूल को बिल्कुल एक रिलेट करने का तरीका है कि किस तरह से आप याद रख सकते हो, किस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा अंतरप सूल। देखो अंतरप सूल को हम मॉडर्न में गैस्ट्रिक अल्सर से रिलेट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो भोजन चाहे पच जाए या भोजन ना पचे, भोजन पच गया हो या ना पचा हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप पथ्य भोजन का सेवन कर रहे हो चाहे अपथ्य भोजन का सेवन कर रहे हो, या फिर भोजन का जीर्ण हो गया हो या अजीर्ण हो गया हो, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सूल फिर भी उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ से ना भोजन गए पचने ना पचने से, पथ्य अपथ्य से, ना ही जीर्ण और जीर्ण से, यहाँ पर आपको फिर भी सूल उत्पन्न होता है। तो मतलब इसमें सूल उत्पन्न होता है, इसका कोई कारण ऐसा नहीं पता है, लेकिन इसमें जो वमन से कभी कभी सूल शांत हो जाता है। जैसे मान लो जो बड़ा हुआ पित्त है वो पित्त किसका स्थान होता है, महाशय में पित्त का स्थान होता है, तो वमन से क्या होता है, जो बड़ा हुआ पित्त निकल जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें लक्षण मिल जाते हैं। तो याद रखना है कि ये हो गया। तो ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी मुझे थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए, तो सही रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा। थैंक यू गाइस।